1962 में एक युवा लड़का जिसके पास अपनी कॉलेज की फीस देने तक के पैसे नहीं थे, उसने आगे चलकर एक ऐसा सफर तय किया जो हर किसी का सपना बन गया। इस लड़के ने अपनी पत्नी से 10,000 उधार लेकर एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की और कुछ ही सालों में एक ऐसी आईटी कंपनी खड़ी कर दी जिसमें नौकरी करना लाखों लोगों का ख्वाब बन गया। आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.2 ट्रिलियन है। ये कोई और नहीं बल्कि NR नारायण मूर्ति हैं, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आईटी सेक्टर भी कहा जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिरकार उन्होंने ये सब कैसे किया? अगर हाँ, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। नागवार रामाराव नारायण मूर्ति यानी कि NR नारायण मूर्ति जी का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के मैसूर में एक मिडिल क्लास ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक शिक्षक थे, जिससे उनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल बचपन से ही था। नारायण मूर्ति जी 8 भाई बहनों में से 5वें नंबर पर थे और अपने होम टाउन से ही उन्होंने शुरुआती शिक्षा पूरी की। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन 1967 में पूरा किया। लेकिन क्या आपको पता है कि नारायण मूर्ति जी का IIT कानपुर में भी सिलेक्शन हुआ था, परंतु उनके पिता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे इस पढ़ाई का खर्चा उठा पाते। मजबूरी में नारायण मूर्ति जी को अपनी ग्रेजुएशन मैसूर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से पूरी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया था, चाहे उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद क्यों न उठाना पड़े, वे IIT कानपुर में पढ़ाई जरूर करेंगे। और फिर क्या, उन्होंने जैसे तैसे फीस का इंतजाम किया और आखिरकार इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्हें एक प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णमूर्ति का आर्थिक सहारा भी मिला। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने आए थे, जबकि IT से उनका कोई लेना देना नहीं था। शुरुआती महीनों तक वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ही क्लासेस अटेंड करते रहे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। दरअसल IIT कानपुर में उस समय देश विदेश के विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित होते रहते थे। एक दिन नारायण मूर्ति जी ने एक सेमिनार अटेंड किया जो पूरी तरह से IT पर आधारित था। वे कहते हैं कि सिर्फ 15 मिनट का वह सेमिनार उनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आने वाले समय में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और IT का कितना बड़ा महत्व होने वाला है। बस यहीं से उन्होंने अपना फील्ड बदलने का निर्णय ले लिया और कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाने का सपना देखा। और दोस्तों, इसी तरह 1969 में उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। क्या आप जानते हैं कि नारायण मूर्ति जी ने अपने करियर की शुरुआत एक शोध सहायक के रूप में की थी, जहां वे IIM अहमदाबाद के लिए काम कर रहे थे। बाद में उन्हें मुख्य सिस्टम प्रोग्रामर के रूप में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने भारत के पहले टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर काम किया और एक बेसिक इंटरप्रेटर भी डिजाइन किया। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। 1971 तक IIM में काम करने के बाद वे विदेश चले गए और कुछ समय पेरिस में बिताया। फिर 1978 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अगले 11 महीने दुनिया के 25 अलग अलग देशों की यात्रा में बिता दिए। अब इस रोमांचक यात्रा में एक मोड़ ऐसा भी आया जो उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और यादगार अनुभव बन गया। जब मूर्ति यूरोप में थे तो उन्हें बल्गेरिया में एक भयानक घटना का सामना करना पड़ा। उनका पर्स और बैग चोरी हो गया और वे बिना पैसे के एक रेलवे स्टेशन पर फंस गए। किसी तरह रात गुजारी और फिर एक फ्रेंच कपल से मदद की उम्मीद में बातचीत करने लगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। कपल का बॉयफ्रेंड गलतफहमी में मूर्ति पर अपनी गर्लफ्रेंड से छेड़छाड़ का आरोप लगा बैठा। पुलिस आई और मूर्ति को पकड़ लिया। अब सोचिए, पुलिस ने उन्हें 7 डिग्री के कड़क ठंड में एक 8x8 के छोटे से कमरे में लगभग 3 दिन तक बिना कपड़ों, बिना खाने और पानी के रखा। मूर्ति कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने नर्क का सामना किया हो। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसी कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत और दृढ़ बनाती हैं। उस भयानक अनुभव से लौटने के बाद नारायण मूर्ति जी ने ठान लिया कि वे अपने दम पर कुछ बड़ा करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। इस सोच के साथ वे अपनी यात्रा से लौटते ही सोफ्ट्रॉनिक्स नाम की एक छोटी कंसल्टिंग कंपनी शुरू कर देते हैं। लेकिन किस्मत भी उन्हें अभी और आजमाने पर तुली थी। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी उनकी कंपनी फेल हो गई और उनका एंटरप्रेन्योर बनने का सपना बिखर गया। अब यहाँ कोई और होता तो शायद हार मान जाता, लेकिन मूर्ति जी तो ऐसे नहीं थे। इस समय तक उनकी लाइफ में उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी आ चुकी थी, जो खुद अपने आप में एक प्रेरणा है। दोस्तों, सुधा जी पहली महिला थीं जिन्होंने IIT पास किया था और फिर भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में पहली महिला इंजीनियर बनी। 1978 में सुधा जी से शादी के बाद मूर्ति जी भले ही जॉब में सेटल हो गए, लेकिन उनके अंदर का एंटरप्रेन्योर अब भी जाग रहा था। उन्होंने सुधा जी से 10,000 रुपए उधार मांगे ताकि वे अपने सपनों को उड़ान दे सकें। सुधा जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि हर महिला को अपने पास कुछ पैसे जरूर रखने चाहिए और उन्हें केवल इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। और जब मूर्ति जी को पैसे की जरूरत पड़ी तो उस बॉक्स में ठीक 10,250 रुपए थे। इसी पैसे से 1981 में नारायण मूर्ति जी ने अपने 6 दोस्तों नंदन नीलेकणी,
NS राघवन, क्रिस गोपाल कृष्णन, SD शिबुलाल के दिनेश और अशोक अरोड़ा के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। यह जुलाई 1981 का वो दौर था जब पुणे में इन्फोसिस की शुरुआत हुई। उनके घर के सामने के कमरे को इस कंपनी का पहला ऑफिस बनाया गया। अपने पिछले जॉब्स से मिले तजुर्बे ने इन्हें ये तो समझा दिया था कि क्लाइंट्स कहां से लाने हैं, लेकिन इंडिया में कोई बड़ी कंपनी थी ही नहीं जो इनकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज लेती। तभी इन्हें समझ आया कि असली मार्केट तो यूएस में है, लेकिन सामने एक बड़ी चुनौती थी। यूएस की घरेलू कंपनियां जो पहले से ही सॉफ्टवेयर सर्विसेज में मजबूत पकड़ बना चुकी थीं, उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। दोस्तों, इनके पास सिर्फ एक बड़ा एडवांटेज था, इंडिया में सस्ती लेबर और संसाधन, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी सस्ता हो जाता था। इसी एडवांटेज का फायदा उठाते हुए इनकी टीम यूएस में क्लाइंट्स से मीटिंग करती और फाउंडर्स तो हर खर्च में कटौती करने के लिए पैदल चलते और एक ही अपार्टमेंट में रहते। नारायण मूर्ति जी खुद अपने स्कूटर से क्लाइंट्स से मिलने जाते थे। 1983 में उन्होंने इन्फोसिस को बेंगलुरु शिफ्ट करने का बड़ा फैसला लिया और ये बेंगलुरु की पहली आईटी कंपनी बनी। पुणे और मुंबई के मुकाबले बेंगलुरु में ऑपरेट करना किफायती था और यहाँ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करना भी आसान था। लेकिन एक सबसे अजीब बात जानिए, इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के पास शुरुआती 3 सालों तक अपना खुद का कंप्यूटर तक नहीं था। उस समय इंडिया में लाइसेंस राज का जमाना था और एक कंप्यूटर मंगाने के लिए सैकड़ों लाइसेंस चाहिए होते थे। उनका पहला कनेक्शन लेने में भी इन्हें 1 साल का समय लग गया। तब तक क्लाइंट्स से बात करने के लिए इन्हें पीसीओ का सहारा लेना पड़ता था। फिर 1984 में कंपनी को पहला कंप्यूटर मिला और इन्फोसिस का पहला बड़ा प्रोजेक्ट बेंगलुरु से अमेरिका तक फैला। लेकिन दोस्तों, सफलता का यह सफर इतना आसान नहीं था। 1989 में इन्फोसिस एक गहरे संकट में फंस गई, क्योंकि इनके जो टीममेट थे अशोक अरोड़ा, उन्होंने इनका टीम छोड़ दिया था और सब फंड्स खत्म हो गए। पूरी टीम बेंगलुरु में जुटी और चर्चा शुरू हुई, क्या हमें इन्फोसिस को बेच देना चाहिए। लेकिन नारायण मूर्ति जी ने एक फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। मैं इस कंपनी को किसी भी स्थिति में छोड़ूंगा नहीं। मूर्ति जी की इस बात ने पूरी टीम को नई ऊर्जा दी और सबने एकजुट होकर कड़ी मेहनत शुरू की। दोस्तों, लीडर का यही काम होता है, कठिन समय में टीम को प्रोत्साहित करना। अगले 2 सालों में इन्फोसिस ने मेहनत और लगन से काम किया और फिर 1991 में भारत में आर्थिक उदारीकरण ने लाइसेंस राज को खत्म किया, जिससे इन्फोसिस के लिए नए रास्ते खुल गए। देश विदेश की बड़ी कंपनियां भारत में आना चाहती थीं और उन्हें सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। अब सवाल था, कैसे इन्फोसिस को एक लंबी अवधि की कंपनी बनाया जाए। इन्फोसिस ने इस सवाल का जवाब अपने ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में खोजा। वह अपने कर्मचारियों को सिर्फ रिक्रूट ही नहीं करते, बल्कि उन्हें ट्रेन भी करते और उन्हें बढ़ने के अवसर देते। इन्फोसिस ने आगे बढ़ते हुए एक ऐसी टीम बनाई जो हर चुनौती का सामना कर सके। कंपनी ने क्वालिटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया और जीरो डिफेक्ट पॉलिसी पर काम किया। नारायण मूर्ति जानते थे कि इतने बड़े वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए एक मजबूत कल्चर की जरूरत होगी। उन्होंने साफ नियम बनाए कि कंपनी के संसाधनों का दुरुपयोग न हो और सभी कर्मचारी एक दूसरे के साथ पारदर्शिता और ईमानदारी से पेश आए। इस तरह आज इन्फोसिस में लाखों लोग काम करते हैं और हर साल लाखों एप्लीकेशन जॉब के लिए आते हैं। नारायण मूर्ति और उनकी टीम ने अपने एम्प्लॉयर्स के लिए बोनस और शेयर भी दिए, जिससे वे लोग भी कंपनी के ग्रोथ में हिस्सेदार बन सके। ये सब एक विजन, एक लीडरशिप और एक मजबूत कल्चर की बदौलत ही संभव हो पाया। वो कंपनी जिसने अपनी शुरुआत एक छोटे से बेडरूम से पुणे में की थी, अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसने बैंगलोर में 5 एकड़ में फैला अपना शानदार हेडक्वार्टर बना लिया। आज यही हेडक्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ऑफिसों में गिना जाता है। फिर आया 1999 का वो ऐतिहासिक साल जब इन्फोसिस ने पहली बार करोड़ों डॉलर की कमाई का आंकड़ा पार किया। इस मुकाम के बाद तो कंपनी ने जैसे पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। देखते ही देखते ये कंपनी न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपने पैर पसारने लगी। आज इन्फोसिस का नाम दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में गिना जाता है और नारायण मूर्ति जी का नाम एक प्रेरणा की तरह लिया जाता है। नारायण मूर्ति जी ने 1981 से लेकर 2002 तक 21 साल तक इन्फोसिस के सीईओ के रूप में कंपनी को एक नई दिशा दी। इस दौरान उन्होंने भारत में आईटी सेवाओं के लिए एक वैश्विक डिलीवरी मॉडल की नींव रखी, जिससे देश में आउटसोर्सिंग का चेहरा बदल गया। 2002 में उन्होंने कंपनी के चेयरमैन का पद संभाला और 2006 तक इस भूमिका में रहे। इसके बाद वे कंपनी के मुख्य मार्गदर्शक बने और 2011 में कंपनी से रिटायर होते हुए चेयरमैन एमेरिट्स का सम्मानजनक पद प्राप्त किया। आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है और अगस्त 2024 में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 5.1 अरब डॉलर था, जिससे वे फोर्ब्स की लिस्ट में 664वें स्थान पर। उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता का ही परिणाम है कि उन्होंने इन्फोसिस को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। 5 मई 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया। यह सम्मान उन्हें नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। नारायण मूर्ति जी की इस उपलब्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नारायण मूर्ति जी के बारे में जो बात सबसे खास है वो है उनका सादगी भरा स्वभाव। इतनी सफलता के बाद भी
उन्होंने अपनी विनम्रता को कभी नहीं खोया और हमेशा जमीन से जुड़े रहे। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति जी भी इसी सादगी के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में नारायण मूर्ति जी की तरह चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहते हैं?